गुड मॉर्निंग, आई एम अनिल ओझा एंड वेलकम टू इजी क्लास। आज मैं आपके समक्ष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भाग 4 की चर्चा करूंगा। इसके पहले पूना समझौता के संबंध में बता चुका हूं। अतः यह आंदोलन का तृतीय चरण है जो 1919 से 47 तक रहता है और इस चरण में कांग्रेस समाजवादी दल जो 1934 में स्थापित हुआ था इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो जो कांग्रेस समाजवादी दल था, तो कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस की दिशा को वामपंथ की तरफ मोड़ने के क्षेत्र में यह पहल की गई और इस पहल की दिशा में जो जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, मीनू मसानी थे, इन्होंने कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की और इसका पहला सम्मेलन 21 अक्टूबर 1934 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव ने किया। और इसके पश्चात 1937 का चुनाव आता है जो भारतीय अधिनियम 1935 के अंतर्गत चुनाव कराया गया, जिसमें कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई, जिसमें कि 6 प्रांत जो संयुक्त प्रांत जिसे हम उत्तर प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, इसका उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत है। तो संयुक्त प्रांत मद्रास, मध्य प्रदेश, बरार और उड़ीसा, बिहार, इन 6 राज्यों में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी 1937 में। और बंगाल और पंजाब यहां पर गैर कांग्रेसी सरकारें बनी और सिंध, उत्तर पश्चिम जो और असम, यहां पे मिलीजुली सरकार कांग्रेस ने बनाया। केंद्रीय व्यवस्थापिका के में भी वह सबसे बड़े दल के रूप में उभर के आई और यहां पर जो मुस्लिम लीग ने बोला था, जब वो कांग्रेस ने सरकार, जब कांग्रेस अपने चुनाव में विजयी रही या सरकार बनाई, इसके समक्ष मुस्लिम लीग ने इनकी आलोचना करते हुए कहा कि मुसलमानों का हित कांग्रेस के हाथ में नहीं है। वायसराय लिन लिथगो ने जब द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो बिना प्रांतीय सरकार की सहमति के, जो कांग्रेस ने सरकार बनाई थी उसके बिना सहमति के भारत को उस द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। इससे कांग्रेस कार्य समिति नाराज थी और कांग्रेस कार्य समिति ने जब वायसराय लिथगो से यह पूछा कि आखिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को आजाद करा दिया जाएगा या उनकी सहमति क्यों नहीं ली गई, तो यहाँ भारत में ब्रिटिश सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी और एक औपनिवेशिक उपनिवेश या औपनिवेशिक स्वराज्य का रटी रटाई बात बोल दिया गया। मीन्स द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को एक औपनिवेशिक स्वराज्य का दर्जा दिया जाएगा। यह बात लिन लिथगो के द्वारा कही गई। अतः इस बात पे 15 नवंबर 1939 को कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने इनके त्याग पत्र देने को काला दिवस के रूप में मनाया। और जब देखा गया गांधी जी के द्वारा कि ब्रिटिश सरकार बिल्कुल सरकार की उपेक्षा कर रही है, सरकार की बातों का ध्यान नहीं दे रही है, तो 17 अक्टूबर 1940 को पौनार में इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। इसमें प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे और द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। चूंकि सत्याग्रह शुरू किया गया, सत्याग्रह व्यक्तिगत सत्याग्रह को व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा ही कहेंगे और गांधी जी की जब बातों को उनको लगा कि कांग्रेस जो है वह समर्थन नहीं दे रही है, तो इन्होंने इस कदम को उठाया। दिल्ली चलो भी कहा जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह को। अतः अब हम अगस्त प्रस्ताव के बारे में समझेंगे। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को लाया गया। यह वायसराय लिन लिथगो के द्वारा लाया गया जब ब्रिटिश सरकार ने देखा कि यह भारतीय
इस भारत की सेना को या भारतीयों की तरफ से पूर्ण समर्थन मिल सके, अतः इस तरह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो लिथगो ने जो भारत के लिए प्रस्ताव अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत रखा, इसमें वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाए, युद्ध परामर्श समिति का गठन किया जाएगा और जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो संवैधानिक विचार विमर्श किया जाएगा और भारत में भी संविधान बनाया जाएगा, संवैधानिक परिषद का गठन किया जाएगा। अतः इन प्रस्तावों को कांग्रेस ने बिल्कुल एक सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकारा, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव में यह कहा गया था कि भावी संविधान में अल्पसंख्यकों का ध्यान दिया जाएगा। अतः मुस्लिम लीग ने इसकी तारीफ की। इसके बाद पाकिस्तान की मांग की बात आई। पाकिस्तान की मांग 1940 में हुई थी। चूंकि लाहौर में जब मुस्लिम लीग का अधिवेशन चल रहा था तो उसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना को बनाया गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से हटकर एक पाकिस्तान की मांग की कि एक अलग देश होगा और इस देश के लिए मुस्लिम लीग आंदोलन तब तक करेगा जब तक कि उस देश को आजाद नहीं करा सकता। यह भारत से पाकिस्तान की अलग होने की मांग 1940 में प्रारंभ की गई। चूंकि मुसलमान के लिए पृथक राज्य, इस बात को ध्यान से सुना जाए कि मुसलमान के लिए पृथक राज्य हो, यह विचार कभी इकबाल के दिमाग में आया। कभी इकबाल के दिमाग में यही विचार आया कि पाकिस्तान एक पृथक राज्य हो, लेकिन मुसलमान जिस क्षेत्र में रहें उसका नाम पाकिस्तान हो, मुसलमान जिस क्षेत्र में रहें उसका नाम पाकिस्तान हो। यह विचार कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्नातक कर रहे विद्यार्थी रहमत अली जो थे उनके दिमाग में आया। बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो पाकिस्तान शब्द रहमत अली के दिमाग में आया, पाकिस्तान पृथक राज्य हो, यह कभी इकबाल के दिमाग में आया। पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने लाहौर अधिवेशन में की। चूंकि रहमत अली के दिमाग में जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे तो एक पर्चा भी उन्होंने निकाला और ये बताया कि पाकिस्तान के अंतर्गत पंजाब, उत्तर प्रदेश, सिंध, कश्मीर और बलूचिस्तान को रखा जाए। अब हम क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ेंगे। क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत आया, युद्ध मंत्रिमंडल गठित किया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। उसके एक सदस्य स्टोफर्ड क्रिप्स थे। स्टोफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में यह जो कमीशन भारत आया, इसके अंतर्गत इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीयों की सहमति और समर्थन लिया जाए ताकि भारतीय सेना को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जा सके, जो आंदोलन और विद्रोह हो रहा था। तो इस क्रिप्स मिशन के अंतर्गत जो प्रस्ताव था, इसके अंतर्गत रखा गया कि भाई युद्ध के बाद जो भारतीय संघ है, जो भारतीय फेडरलिज्म है, उसका निर्माण किया जाएगा, जो संविधान निर्माण सभा का गठन किया जाएगा और प्रांतीय व्यवस्थापिका के जो सदस्य होंगे वह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत संविधान सभा का निर्माण करेंगे। और जो भारतीय रक्षा का जो दायित्व है, जब तक नया संविधान नहीं बन रहा है तब तक ब्रिटिश सरकार देखेगी। यह बात तो अच्छी थी, चूंकि अगस्त प्रस्ताव से की तुलना की जाए जो लॉर्ड लिथगो जो लाए थे उस प्रस्ताव की तुलना में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसका भी विरोध हुआ और मुस्लिम लीग ने
इसका विरोध यह कहते हुए किया कि क्रिप्स मिशन में जो अल्पसंख्यकों की बात की गई है वह स्पष्ट रूप से मुसलमान की का नाम नहीं लिया गया है या मुसलमान को उपेक्षित किया गया है। कांग्रेस ने भी इसका विरोध किया और कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में इसका विरोध करते हुए महात्मा गांधी ने बोला कि यह आगे की तारीख का चेक है, यह अभी भुनाया नहीं जा सकता। इससे 2 कदम आगे बढ़कर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि यह उस बैंक का चेक है, क्रिप्स मिशन उस बैंक का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। अतः इसी क्रम में हम अब भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे जो 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन से पहले जो पृष्ठभूमि तैयार की गई थी वह गांधी जी का जो प्रस्ताव था अहिंसात्मक तरीके से, वह कांग्रेस तैयार नहीं हो रही थी। तो जब कांग्रेस तैयार नहीं हो रही थी तो 5 जुलाई 1942 को महात्मा गांधी ने अपने हरिजन पत्रिका में लिखा कि मैं देश के बालू से इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा कि वह कांग्रेस से भी बड़ा होगा। अंततोगत्वा महात्मा गांधी ने वर्धा प्रस्ताव लाए जो 14 जुलाई 1942 को लाया गया और इस प्रस्ताव में अहिंसात्मक तरीके से इस प्रस्ताव को उन्होंने रखा। यह बंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक में मीटिंग हुई। उस मीटिंग में 70 मिनट तक गांधी जी ने भाषण दिया। उस भाषण में डॉक्टर पटाभ सितारमरैया कह रहे थे कि गांधी जी जब भाषण दे रहे थे तो यह भाषण का एक ऐसा अवसर था कि गांधी जी किसी अवतार या पैगंबर से प्रेरित होकर भाषण दे रहे हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। अंत में 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया। इस 1 अगस्त 1942 को नेहरू जी ने बोला कि हम दुधारी तलवार से लड़ने जा रहे हैं, जिस तलवार की धार दोनों तरफ है। यह तलवार हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है और सामने वाले को भी पहुंचा सकती है। अंततोगत्वा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने पारित किया और गांधी जी ने इसमें करो या मरो का नारा दिया। यह नारा बहुत प्रसिद्ध है, करो या मरो का नारा दिया, डू और डाई। गांधी जी को यह लगने लगा था कि अब भारत को अंग्रेज छोड़ना नहीं चाहते हैं। चूंकि तत्कालीन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चर्चिल ने जो अटलांटिक चार्ट बनाया था उसमें उपनिवेशों की आजादी की बात थी और यह कहते हुए कि इस आजादी में या यह अटलांटिक चार्टर भारत पे लागू नहीं होगा। जब इस तरह की घोषणा ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के द्वारा की गई तो यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार की जो नीयति है भारत के लिए अच्छी नहीं। तो जब यह करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित कर दिया गया तो 9 अगस्त की सुबह में देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। बहुत आंदोलन हड़ताल हुआ और पूना के आगा खां महल से गांधी जी को नजरबंद कर लिया गया। इसी तरह से महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार हुए जिसमें जयप्रकाश नारायण भी थे। अंत में जयप्रकाश नारायण जेल की दीवार से कूदकर उनको बाहर आना पड़ा। मीनू मसानी थे और इन नेताओं ने भूमिगत होकर जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अरुणा आसफ अली ने भूमिगत होकर इस आंदोलन की हवा दी। मजदूरों ने अलग आंदोलन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला
कि इन 3 वर्षों में इतना बड़ा कोई आंदोलन नहीं था। और सच कहा जाए तो यह अंतिम प्रहार अंग्रेजों पे बड़ी भयानक तरीके से था। यहाँ तक कि चीन के जो मार्शल थे उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट को पत्र लिखा कि ब्रिटेन की यह नीति सर्वश्रेष्ठ होगी कि वह भारतीयों को आज़ाद कर दे। मीन्स विश्व स्तर का भी माहौल बनते जा रहा था भारत के पक्ष में। उधर जापान की हालत यह थी कि जापान रंगून पे कब्जा कर लिया था। महात्मा गांधी ने बोला कि भाई अंग्रेजों, भारत को भारत के लिए छोड़ो, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, इस तरह का नारा लगाया। फिर गांधी जी का यह भी कहना था कि जितने भी अहिंसक सिपाही हैं, सत्याग्रही सिपाही हैं, वो अपने साथ अपने कपड़ों पे एक करो या मरो का नारा लगा लें, ताकि अगर कोई अनहोनी घटना घटित होती है तो यह पता चल सके कि यह सत्याग्रही सिपाही था। अंत में इस भारत छोड़ो आंदोलन में एक और बात कही गई थी कि इसी दौरान समानांतर सरकारें भी बनाई जाएंगी, और इस समानांतर सरकारों की कड़ी में संयुक्त प्रांत में बलिया और बस्ती, बंगाल में मिदनापुर में जातीय सरकार बनी, जातीय सरकार। बिहार के कुछ भाग में भी सरकार बनी, चूंकि बलिया में जो चित्तू पांडे थे तो बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनी। और इस समय की जो सरकार सतारा में बनी थी सबसे लंबे समय तक चली थी। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सरकार सबसे ज्यादा समय तक कहाँ की थी, तो उत्तर होगा सतारा। ब्रिटिश सरकार ने सारा दोष गांधी जी पे मढ़ दिया कि इस तरह का आंदोलन और इस तरह की जो अव्यवस्था फैली है वह गांधी जी का दोष है। गांधी जी इससे परेशान होकर उन्होंने 21 दिन तक उपवास रखा। लगभग उनके मरने की तैयारी ब्रिटिश सरकार कर रही थी। चंदन, कुछ इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि चंदन की लकड़ियां भी आगा खा के समक्ष रख दी गई थी। मीन्स चंदन की लकड़ी की भी व्यवस्था कर दी गई थी। अंत में 9 मई 1944 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया, और जब रिहा किया गया तो वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी और कस्तूरबा गांधी को खो चुके थे। और यह आंदोलन लगभग अपनी वह भूमिका बना चुका था। यह आंदोलन इतना विराट था कि भारत की आजादी के विकास में, भारत को आजाद करने की तरफ यह पूर्ण रूप से समर्पित था। अब मैं अपने इस टॉपिक को, आज के टॉपिक को खत्म करने जा रहा हूं। यह टॉपिक आज यहीं तक हम लोग पढ़ेंगे, और इसमें अगर कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में उठता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में निश्चित ही कमेंट करें। और इसके बाद हम फॉरवर्ड ब्लॉक और सीआर फार्मूले के बारे में करेंगे कि देश की आज़ादी किस तरह से हुई थी। और हम इस वीडियो में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो बना रहे हैं, इसमें 1947 तक देश को आज़ाद कराएंगे, यहाँ तक लेके चलेंगे, और इसके बाद हम भारतीय संविधान पे वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।